हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई है। पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसमें मज़ीद ख़राबी पैदा हुई है। इकॉनमी की ख़राबी, जो इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वो मौजूद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है। लेकिन इस दौरान जब हम बाकी दुनिया के कंट्रीज़ को या इस रीजन के बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं, तो उनके काम, उनकी चीज़ें कुछ और है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि जी दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे बनाए जाए, दुनिया के साथ कारोबार कैसे किया जाए, दुनिया के साथ अपनी स्किल्स को शेयर किया जाए, टेक्नोलॉजीज़ की शेयरिंग की जाए। इन चीज़ों में लगे हुए और हमारी जान इन चक्करों से नहीं छूट रही। क्यों? क्या वजह है? हमारी गलत पॉलिसीज़ या कुछ और? और इसके साथ-साथ ब्लेम गेम का जो सिलसिला है कि सारा कुछ रॉ करवा रहा है, वो भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है, केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब, तो उन्होंने ये दावा किया कि हमें पता है कि ये कौन करवा रहा है। तो जब पता है, तो फिर आप रोकते क्यों नहीं है? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का फ़खर यूसुफज़ई साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा कि मतलब दुनिया कहीं और चल रही होती है, हम कहीं और चल रहे होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वॉर ऑन टेरर हमने नहीं लड़ी या मसले मसाइल नहीं हुए, हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा था, है और शायद अभी भी रहेगा। लेकिन कुछ हम सीखेंगे, कुछ हम संभलेंगे। हम भी ये सुनेंगे कि हाँ जी, हमने अपना मिशन जो है मून पे भेजना है, हमने ये नई टेक्नोलॉजी बना ली, हमने ये चार्जेबल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां हैं, या हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6 या 7 पे पहुंचा। इस तरह की बातें कहीं आपको नजर आती है कि हम भी सुनेंगे, या यही होगा कि आज 3 हमले हो गए, आज 4 हो गए, आज 50 लोग मर गए, आज 100 लोग मर गए, या यही चलता रहेगा? हाँ, बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान के पास और कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी वो क्या कहते हैं सोच समझ के अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब नहीं किया। और होता ये है कि वक़्त के साथ अगर आप ना चलें, तो फिर जो प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले थे, वो 20 साल बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं हल करना। और पाकिस्तान को अब ये जो लेटेस्ट हुकूमत आई है और ये मुफ्ती साहब का जो बयान है, गुड। अगर इंडिया रॉ का ये काम है, तो टू थिंग्स वी वुड आर्ग्यू, जी। प्लीज गिव अस द एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस। यस। और दूसरी बात जो आपने की है, तो आप रोक क्यों नहीं सकते? ठीक है। और यही महल एक मुनासिब तरीका है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना और जब तक उसका प्रूफ ना दिया जाए, तो दोनों में फ़र्क है ना। ये बहुत बड़ा राव जो है शोर इंडिया और कनाडा के दरमियान भी यही है कि जी। अगर इल्ज़ाम है तो उसका प्रूफ भी दीजिए, और अगर प्रूफ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसी तरीके से एस्टेब्लिश हो सकती है। मुझे याद है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे एक दौर में, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए थे, शाहिद जावेद बर्की। वो और राइट। मैं कुलीग रहे हैं सिंगापुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में। राइट। तो बता रहे थे कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो एक कोई ऐसे ही टेररिज्म का कुछ एक्ट हुआ, तो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इंडिया के जुम्मे लगा दें। तो कहते हैं मैंने ओ। रोका कि प्लीज डोंट डू दैट, जब तक प्रूफ नहीं हमारे पास होगा हमें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो आज जब हमारे वो जो है होम मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, होम मिस्टर मिनिस्टर साहब। बुर्की, जी जी, उन्होंने जब इल्जाम लगाया, तो मुझे शायद जावेद बर्की की वो बातें मेरे कान में गूंज रही थी कि जी। यार ओके, टू बैड इफ इंडिया इज डूइंग इट, बट वेयर इज द प्रूफ, क्रेडिबल प्रूफ? इल्जाम इज नॉट प्रूफ। इस तरह तो सारी दुनिया कोई भी इल्जाम एक दूसरे पे लगा दे। वी वांट प्रूफ, और दैट्स इट। और बाकी जैसे आपने कहा है, वो तो इतनी दफा हम बात कर चुके हैं कि इनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो बिल्कुल है ही कोई नहीं। उसे कहते हैं एड हॉकिज्म, यानी कि हर दिन के लिए ये
बिल्कुल। देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, तो एक बयान दे देते हैं और एक उसके ऊपर कोई पॉलिसी का ऐलान कर देते हैं। बाद में उसकी बैकिंग होगी या नहीं होगी, कोई उसे परस्यू करेगा या नहीं करेगा, उसका कोई बाद में प्रूफ नहीं मिलता। तो दैट इज़ पाकिस्तान्स ट्रेजेडी। अच्छा सर, मतलब ये जो इल्ज़ाम लगाने वाला सिलसिला है, जिस वक़्त अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक्स हुआ करते थे और अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक़्त ये बात हम बहुत ज़्यादा सुनते थे। अब जब टीटीपी ने जो फ्राइडे को यानी 29 सितंबर को भी एक बड़ा हमला किया योम में, बलूचिस्तान के इलाके में। जी, उसके बाद इस तरह की बातें तो हम नहीं सुनते, लेकिन सरफराज बुगटी साहब क्योंकि ये बलूचिस्तान में भी होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वहाँ पे भी ये कहानियाँ हमें उस वक़्त भी सुनाते थे। 3 और 4 इयर्स तक यही कहानी हमने इनसे सुनी, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आया। और अब ये वही जब ना। फेडरल में आगे केयरटेकर बन गए, तो तब भी ये वही पुरानी कहानियाँ, वही पुराना चूरन। अब मैं कैसे यकीन कर लूँ इस्लामाबाद में बैठ के कि मैं ये मान लूँ कि अगर कुछ हुआ, आपकी अपनी नालायकियाँ हैं, आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी या नहीं है, तो इसमें फ़खर यूसुफ़ज़ई या डॉक्टर इश्तियाक साहब का क्या कसूर है? आई नो, ये अपना अच्छा है आपने बता दिया है कि ये पहले से भी यही हरकत करते रहे हैं। जी, तो बात ये है कि एक तो ये लोग इलेक्टेड नहीं है, जी, दुनिया के अंदर इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और इनको अगर इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर जो भी इसका नाम है, मुझे तो समझ नहीं आती ये हुकूमत है किस किस्म की। इसको फॉरेन पॉलिसी पे और इन बातों बिल्कुल पे सही है। बयान देने की बजाय जिसके लिए इनको लाया गया है कि भी माहौल ऐसा हो कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, उसके एब्सोल्युटली। अंदर मैं ये कहता चलूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर पाकिस्तान में कभी होगा, तो उसमें इनको कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा कि इमरान खान को एक्सक्लूड करने की क्या बुनियाद है उस बिल्कुल। इलेक्शन में? यस सर। क्योंकि ये चाहे इलेक्शन करवाएँ और अगर लोग नहीं मानेंगे, तो वो मुसीबत हो जाएगी। हुँ, मैं कोई इमरान खान का इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में नहीं हूँ, लेकिन इसपे कोई पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल। ये जो केयरटेकर, इंटरिम गवर्नमेंट व्हाटएवर इट्स नेम, इट हैज़ नो क्या कहते हैं, अपनी वो रिस्पेक्टेबिलिटी कोई नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं कि ये नॉमिनेटेड से लोग हैं और ये वही चूरन बेच रहे हैं जो इनको कहा गया है, दैट्स ऑल। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है और वो ये है कि इस तरह की चित्राल में अभी मतलब सितंबर के महीने में 6 सितंबर को हमला हुआ, उसके बाद भी हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे। हम इल्ज़ाम तराशी तो कर लेते हैं, हम काबुल को कहते हैं कि जी आपकी वजह से हो रहा है, आप रोकते नहीं हैं। जब तालिबान से पहले हुकूमत थी तो हम तब भी यही करते थे। फिर हमारे पास बचा-कुचा हो जाता है कि रॉ जी करवा रहा है। अब रॉ कैसे करवा रहा है? ये किसी को नहीं पता कि यार वो जिनों की तरह उड़ के और फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं और सारा कुछ करके निकल जाते हैं। इसके साथ-साथ सर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी अमेरिका के दौरे पे थे। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने खिताब भी किया। बहुत सारी उन्होंने बातें की। वहाँ पे एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, टीआरटी वर्ल्ड को शायद दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि हम चाइना के लिए ऐसे हैं जिस तरह अमेरिका के लिए इज़राइल है। सर डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट कि मतलब इसका क्या मतलब मैं लूँ कि इज़राइल जब से अपना कंपैरिज़न लूँ या चाइना का बच्चा लूँ, क्या लूँ? जब चाइना ये कहेगा कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना ही अज़ीज़ है जितना अमेरिका को इज़राइल है, तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएँगे। जी, मुझे याद है, अगर आपने गैरिसन स्टेट वाली मेरी किताब देखी है, तो उसमें जी, बार-बार 60s में कहा गया जी, कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल हाँ सही। जी, लेकिन अमेरिकन्स ने कभी इसे कन्फर्म नहीं किया। हुँ, हम अपनी तरफ से ये राग अलापते रहे और अमेरिकन्स ने कभी उसको उस कोरस में हिस्सा नहीं लिया, वो ड्यूट नहीं बन सका। अब ये चीन की तरफ से जो इनका क्लेम है, वो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, आप कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और चाइना जो है वो एक एथिस्ट आइडियोलॉजी बिल्कुल। का सबसे है, तो आपका इतना क्लोज रिश्ता आइडियोलॉजिकली कैसे हो सकता है अगर वो वाक़ई अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट कहते हैं? तो ज़ाहिर है ये इस्लामिक स्टेट वाली बात भी बकवास है, हुँ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे हर
वो चीज़ कर लेते हैं जिसका पूरी इम्प्लीकेशंस पर ये फॉलो नहीं करते। 47 में पाकिस्तान को इसलिए अमेरिका के सामने मार्केट किया गया कि वी एज़ अ मुस्लिम नेशन वुड बी एथिज़्म के खिलाफ मोनोथिस्टिक हमारा रिलीजन है, ये है, वो है। बाद में हम चाइना के बन गए हैं सबसे अज़ीज़ सेल्फ प्रोक्लेम्ड। बिल्कुल। व्हेन द चाइनीज़ से दिस देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। मेरे ख्याल से चाइनीज़ कभी इस किस्म का बयान देने से गुरेज़ ही करेंगे। हमारे क्लेम्स जो हैं बेमायनी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, साथ में एक और खबर भी बहुत गर्म है आजकल पाकिस्तान में कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल आपस में उनकी कुर्बतें बहुत बढ़ रही है, दोस्ती हो रही है और आपस में हो सकता है कि हम मतलब कमिंग डेज़ में हम ये देखें कि रियाद के अंदर और टेल अवीव के अंदर एक-दूसरे के यहाँ एम्बेसीज़ भी खुल जाएँ, सारा कुछ। अच्छा सर, ऐसे में पाकिस्तान में एक बाज़ार गरम है, जी हम तो नहीं तस्लीम करने देंगे और ये नहीं करेंगे, अरबों की अपनी पॉलिसी, हमारी अपनी। वाक़ई सर ऐसा है, फिर हमने 1967 में जो अरब-इज़राइल वॉर हुई थी, उसमें हमने बाकायदा साथ दिया। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों में हम उनके साथ खड़े रहे। जब उनकी आपस में सुलह हो गई, तो फिर हम हुँ। कहाँ पे खड़े होंगे? मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी वाली बात है। भई तुम कौन होते हो कि उनके अगर एग्रीमेंट होती है, और मैंने आज देखा है सऊदी अरेबिया ने एक कंडीशन लगाई है कि टू स्टेट फार्मूला भी जो है ना, यस सर। वो इज़राइल माने। अगर वो मान जाते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं ना है। तो हुँ, पाकिस्तान का ये कहना कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वक़्त देख दे विल चेंज ओवरनाइट। जब देखा कि सऊदी अरेबिया और बाकी अरब इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे हैं और दोस्ती कर रहे हैं, और नेतन्याहू का तो बहुत बड़ा बयान है कि ये तारीख में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बिल्कुल। तो इज़राइल तो इसको बहुत बड़े लेवल पे ले रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज़ लाइक एन अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये मज़ा आया ना कि अमेरिका अब ये कह रहा है। तो पाकिस्तान के मुतालिक जब चाइना कहेगा तो हम देख लेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के सही। ये वो क्या कहते हैं वन साइडेड हमारा इश्क होता है। दूसरी तरफ से वो हमारे वैसे स्कूलों, कॉलेजों, मोहल्लों में इश्क जिस तरह होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की बयानात होते हैं। बिल्कुल हाँ। सही है सर। अच्छा सर, इसके साथ-साथ एक चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हमारे इस रीजन में साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान है, ईरान है, हम हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के साथ कनाडा का अभी हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ काफ़ी बड़े लेवल पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दिया। लेकिन अभी 10 रोज़ा दौरा कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। वहाँ पे जाके वो बड़े, जिसे कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना मुद्दा जाके वहाँ पे पेश कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे मुल्क में, जो दुनिया का इस वक़्त भी सुपर पावर है। और सबको पता है कि कनाडा के साथ न सिर्फ नेबरिंग कंट्री है, बल्कि उसका एक बड़ा क्लोज़ पार्टनर भी है। जी। सर हम क्या मतलब हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर सके 76-77 सालों में जो हिंदुस्तान कर गया? नहीं, उसकी तो पूरी है हिस्ट्री। ये है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी मार्केट के अंदर नहीं बेचा। हमने जो ज हमने शुरू ही ऐसे किया था कि हम रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट होंगे वेस्टर्न इंटरेस्ट को के मुताबिक। तो हमारी तो कभी वो क्या कहते हैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं ना। हम तो मार्केट देखते हैं, जहाँ जो दाम देता है उसके साथ हो जाते हैं। जी। तो नथिंग वेरी सरप्राइजिंग। और जयशंकर के मैंने भी फॉलो कर रहा हूँ उन्हें। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, आई वाज इम्प्रेस्ड कि उन्होंने जो बयान दिए हैं वो खासे एक उनका कहना है कि भाई देखें, यूरोप ही नहीं जो दुनिया को बताए कि क्या करना चाहिए। रूल्स जो बनेंगे वो सारों के लिए इक्वल होंगे। इसमें मैं समझता हूँ आई एम विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है ना? जी, जी। क्योंकि देखें अमेरिका जो अपना उसका इंटरेस्ट होता है वो दुनिया की किसी बात को नहीं मानते, और उसके लिए वो हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। जी। तो हू गिव्स अप द अमेरिकन्स टू राइट द राइट टू डू दैट?
सद्दाम हुसैन पे जो हमला है वो बिल्कुल एक झूठ की बुनियाद पे था, बिल्कुल, और उसके लिए इन्होंने 1 मिलियन इराकी मार दिए थे। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तो अब बाकी दुनिया जो है वो वाला दौर नहीं ना रहा कि ये जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो जो चाहें दुनिया से करवा लें। पहले भी इंडिया रेजिस्ट करता रहा है, अब वो खुल के इस बात को कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा ट्रेंड है मैं समझता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि वेस्टर्न पावर जैसा कि आपने ज़िक्र किया बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहा है, अमेरिका का भी रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का भी रहा है, बाकी दुनिया के ऊपर और ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा रहा है। पाकिस्तान तो जैसे भी कहें लेकिन पाकिस्तान इसका शिकार रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन हिंदुस्तान पहले शायद दबे अल्फाज में रेज़िस्ट करता था, अब ओपनली करता है। तो डू यू एग्री कि अब अमेरिका को या वेस्टर्न पावर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती कि ऐसा भी कोई अब एक मतलब जिसे वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा करते थे, लेकिन आज तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। ना जिसे कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ वो खड़ा होता है, G20 का मेंबर है। बहुत सारी ऐसे साइन्स हैं कि वो जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर आया है। बात ये है कि वाक़ई वेस्टर्न पावर्स को कतई अच्छा नहीं लगता होगा हुँ, कि जो इंडियंस जो है फॉरेन मिनिस्टर या वो हुकूमत जो जी, है वो इंडिपेंडेंट लाइन ले रही है, और वो लाइन नहीं ले रही जो वो वेस्टर्न पावर से आते हैं। जी। लेकिन वो कर क्या सकते हैं? हुँ, दुनिया के अंदर जिस तरह चाइना को अब उनके लिए मुसीबत बन गई है, वो क्या इंडिया को भी अपने हाथ से जाने दें? हाथ से जाने देने की मुराद है कि बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन में चले जाएँ, नो। तो उनको क्या कहते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्टर की इन बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिल से वो बिल्कुल खुश नहीं है, ये मैं मुझे समझ आती है। स जी। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब फिर इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान ये भी ज़ोर लगा रहा है कि किसी तरीके से जो अमेरिका में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या यूके में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको कोई थोड़ा-सा किसी सर्कल में लाया जाए, वो लोग इनको काबू कर लें, रोकें। तो ये पॉसिबल है आप खुद क्योंकि मतलब जिसे कहते हैं कि स्वीडन जैसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स इस तरह की चीज़ों को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह का लगता है आपको कि इंडिया इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेंगे? कोशिश तो इंडिया की है, उसका जी, देखते हैं असर क्या होता है। क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक है या मिसयूज़ है उसका, इस पे बहस हो रही है ना। जी बिल्कुल। तो देखते हैं इंडिया की बात दुनिया में मानी जाती है या नहीं मानी जाती, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ जो है इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो किसी मुल्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचा रही हों, उनको एनकरेज तो नहीं ना करती, उनको रोक के हुँ, रखती हैं। तो देखते हैं अब होता क्या है कि इंडियंस कितने कामयाब हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इंडिया को भी अपनी इम्पोर्टेंस दुनिया में नज़र आ रही है ना। और ये खालिस्तान मूवमेंट सबसे पहले तो लेट मी से कि इट हैज़ नो चांस इन अ मिलियन हुँ, कामयाब होने के लिए। बिल्कुल। और इससे यही होगा कि कहीं टेररिज्म के कुछ और 2-3 एक्ट होंगे, एंड दैट्स ऑल। नो चांस कि ये खालिस्तानी कभी भी कुछ इंडिया के खिलाफ अ, कामयाब हो जाएँ एक मुल्क बनाने के अंदर। सो आई डोंट नो व्हाई द वेस्टर्न पावर्स वुड नॉट यूज़ देयर इन्फ्लुएंस कि इसको किसी तरीके से तो विदिन द फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, मसलन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वेस्टर्न, जहाँ मैं स्वीडन में रहता हूँ, बिल्कुल जी, उसकी बिल्कुल। लिमिट्स हैं। यानी मैं यहाँ रह के किसी एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी या एक एथनिक कम्युनिटी के खिलाफ नफ़रत नहीं फैला सकता। उसे बिल्कुल सही। कहा जाता है कि इंसाइटिंग हेट्रेड अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल, और वो कानून के खिलाफ है। तो अगर ये चीज़ें इस किस्म के जद में आ जाएँ,
कि एक मुल्क की जो है यूनिटी के खिलाफ, इंटेग्रिटी के खिलाफ ये मूवमेंट्स हैं, तो इसको कर्ब किया जाए तो किया जा सकता है। आफ्टर ऑल यूएन चार्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुल्कों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटीड है। समझ गए आप? जी, जी। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन 1962 के बाद कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है कि आप ये इन्वोक करके मुल्कों को जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तोड़ना शुरू कर दें। सो इंटरनेशनल लॉ ऑल्दो नॉट वेरी क्लियर, बट प्रैक्टिस यही है कि एक एग्जिस्टिंग मुल्क की टेरिटरी को बाहर से या किसी भी तरीके से वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका। बट द इंडियंस आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि भई अगर हम आपके फ्रेंडली मुल्क हैं तो हमारे हुँ। खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा क्यों आप बर्दाश्त करते हैं? तो आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले इश्यू को दोबारा कंसिडर करें। ये महल इंडियंस आर ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, लास्ट पॉइंट और वो ये है कि एंथनी ब्लिंकन के साथ जब मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर साहब की, या इसके अलावा उनके स्टेटमेंट्स हमने सुने, तो उन्होंने कहा कि वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन्होंने बड़ी बात की कि कुछ चीज़ें जब आपके फ़ेवर में होती है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आपके बिल्कुल, अगेंस्ट होती है तो वो फिर टेररिज्म हो सकता है, इस तरह की और बहुत ऐसा सारी ही है। चीज़ें हो सकती हैं। एक लेकिन इसके एग्ज़ाम्पल लिए मैं आपको दे दूँ, सर प्लीज़। यानी ये जो जंग चल रही है ना यूक्रेन में, सर, बिल्कुल। मैं स्वीडन में रहता हूँ जो कि मशहूर है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये और वो, बिल्कुल। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है, यहाँ पे मैंने नहीं देखा कहीं बहस हुई हो स्वीडन के अंदर वेदर वन शुड आल्सो लुक एट द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू। सब जो हैं इस डिबेट में जो हिस्सा लेते हैं वो सारे एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमने हुँ, यूक्रेन को अ, और से और मिलिट्री एड देनी है, हुँ, इस जंग को प्रोलॉन्ग करना है। हुँ, भाई क्या आप वाकई रूस को जंग के मैदान में हरा सकते हैं जहां उनके पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं? हुँ, और ये अमेरिका के अंदर वो जो हैं बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट जेफरी सक्स, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि वेस्ट इज वेस्टिंग इट्स टाइम और अमेरिका जो है ये एडवेंचरिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ये वो आवाजें हैं जो आपको डिबेट के अंदर नहीं सुनने को आएंगी। तो बगैर यानी बगैर उसको लीगली ममनू करने के डिबेट के अंदर उनका आवाज ही कोई नहीं सुनाई देती। तो वेस्टर्न पावर्स इस किस्म की डबल स्टैंडर्ड्स तो इस्तेमाल बहुत करते हैं। जब उन्हें सूट करता है तो हुँ, दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू वो सुनते ही नहीं है। लेकिन क्या वेस्ट अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया के खिलाफ वो एक खालिस्तान मूवमेंट को ज्यादा तरजीह दें? दैट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट, ये सारा इंटरेस्ट और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेकुलर अल्टरनेटिव के तौर पे देखना भी उनके इंटरेस्ट में है। ये भी हुँ, कहा जाता है कि अमेरिकन्स और कुछ वेस्टर्न पावर्स इंडिया की जो है ना हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ थोड़ी-सी उनकी कोई राय है। हो सकता है वो इस एंगल से भी देखते हों कि भई इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है शायद उनके लिए एक प्रॉब्लम होता जा रहा है उनके वैल्यूज़ के मुताबिक। ये इस किस्म की बातें हम सुनते रहते हैं, तो मैंने कहा इसका भी ज़िक्र कर दिया जाए। बिल्कुल सही है। और यकीनन ये वाली बात बड़ी इम्पोर्टेंट है आपकी कि इस तरह की चीज़ें जो उनको लगता है कि किसी कंट्री के लिए उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाए, तो वो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से है, माइनॉरिटीज़ राइट्स के हवाले से है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से है। बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि इस वक़्त क्या वेस्टर्न वर्ल्ड ये अफ़ोर्ड कर सकती है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ या फिर चाइना के खिलाफ कोई इस किस्म का स्टैंड ले सके, या जिस तरह रशिया के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो ये तीनों वो कंट्रीज़ है कि अगर ये तीनों आपस में मिल जाती है, तो मेरे ख़्याल में आधे से ज़्यादा दुनिया फिर यही बन जाती है। और ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत के ज़्यादा दुनिया, और मैंने देखा है कई अफ्रीकन लीडर्स ने, नहीं थर्ड वर्ल्ड के लीडर्स ने, एशियन और साथ। अफ्रीकन लीडर्स ने जी, जी। श्रीलंका के शायद हुकूमत ने, और मैंने चंद अफ्रीकन मुल्कों को भी देखा है,
वो इंडिया की सपोर्ट में आए हैं, यानी बिल्कुल सही और इस सारे अ, इशू के ऊपर। तो नो डाउट ये भी अबाउट है दैट कि कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर अब आवाज़ें तो उठ रही हैं ना। वो पुराना देखिए, निज़ाम जो था वेस्टर्न पावर्स का कि जो हुक्म चलाया वो चल जाए, वो बिल्कुल सही। अ, इस तरह नहीं है। उसमें चाइना की राइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जी, बिल्कुल। आयरनी ये है कि इस चाइना को बनाने के अंदर अमेरिका ने पूरा हिस्सा लिया है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। होता ये है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि उनके लिए चाइना सर्द दर्द बन गई है। अपनी तरफ से तो उन्होंने बिल्कुल, कम्युनिज़्म का जो फ्रंट था, उसको तोड़ा कामयाबी से, बिल्कुल तोड़ दिया। बिल्कुल, और सोवियत यूनियन कोलैप्स भी हो गया। लेकिन चाइना बिकेम देन द न्यू पावर, जो इनके लिए एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, एक एक्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम भी बन गया है कि बिल्कुल, चाइना की जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बाकी चीज़ों में, वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि ये फ़र्क होते हुए भी चाइना को उनको अब उनके लिए दर्द सर बन चुका हुआ है। बिल्कुल तो इंटरनेशनल एग्ज़ैक्टली पॉलिटिक्स को मैंने हमेशा कहा है कि इसके अंदर कोई एक, जब एक वो क्या कहते हैं, यूनिलैटरल भी निज़ाम था, तब भी इतना नहीं था कि सिर्फ़ अमेरिका की राय चलेगी। उसके अंदर ये सही। पावर गेम्स चलती रहती हैं। बिल्कुल सही है और ये पावर गेम्स चलती रहती है और हर कोई इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है। और सब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर रशीद। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।